वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। ब्रेकर्स के बाद आज हम लोग ब्रेकर का जो कह सकते हैं पुराना वर्जन कहिए या ओल्डेस्ट वर्जन कहिए, जो कि ब्रेकर का ही काम करता था, अभी भी यूज़ करते हैं हम लोग, फ्यूज़, जो कि लगभग सभी लोगों ने फ्यूज़ बांधा होगा घर में, है ना। और उसमें एक आप लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी किया होगा कि इसमें एक डालें तार, कि दो डालें, कि तीन डालें, है ना। तो फ्यूज सबसे पुराना आपको प्रोटेक्टिव डिवाइस है, सबसे पुराना। और बेसिक जो इसका फंडा है वो आप लोगों को पता ही है कि पूरे लोड के साथ फ्यूज सीरीज में लगता है और पूरे सर्किट का जो सबसे कमजोर पार्ट है वो फ्यूज ही है ना। जब तक नॉर्मल करंट फ्लो होगा फ्यूज से फ्लो होता रहेगा करंट, और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्यूज के अंदर I²R लॉस के कारण हीट डेवलप होगा और उसके कारण फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपके डिवाइस को बचा लेगा। तो बेसिक सर्किट है, आपके घरों में भी अगर फ्यूज यूज होता हो या कहीं भी, तो दिस इज फ्यूज, इसको, है ना। ये अगर फ्यूज एलिमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लोड है, जो भी आपके लोड है, फैन, बल्ब, टीवी वगैरह जो भी है, और ये आपका फ्यूज एलिमेंट है। तो बेसिकली ये पूरे लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है और इसमें कंटिन्यूअस हीट लॉस होता रहता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल करंट है तो हीट लॉस नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन नॉर्मल करंट पर उस हीट के कारण ये मेल्ट नहीं होगा, है ना। जब करंट की वैल्यू एक सेफ लिमिट से ऊपर जाएगी तब इसमें इतना ज्यादा I²R हीट डेवलप होगा कि ये मेल्ट कर जाएगा, और ये मेल्ट कर जाएगा तो आपके जो डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब लार्ज करंट कैसे फ्लो कर सकता है? तो लार्ज करंट फ्लो कर सकता है ड्यू टू एनी शॉर्ट सर्किट, आपके लोड में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या और भी आपका कोई वायर गिर जाए इस तरह से, तो ये ब्रेक होकर के, मेल्ट होकर के, ब्रेक होकर के आपके पूरे लोड को प्रोटेक्ट करता है। इवन मैंने देखा भी है कि कहीं कहीं ऐसे तो स्विच गियर का जो प्रॉपर है वो ये है कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में ब्रेकर्स होने चाहिए, है ना। अगर 33/11 का 33 किलो वोल्ट साइड में ब्रेकर होना चाहिए, 11 किलो वोल्ट साइड में ब्रेकर होना चाहिए। लेकिन इफ अनअवेलेबल अगर नहीं है तो यह भी देखा गया है कि एक साइड लोग ब्रेकर लगाते हैं और दूसरे साइड लोग फ्यूज लगाते हैं, है ना, और उस फ्यूज से ही प्रोटेक्शन करते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो फ्यूज का बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को पता ही है कि मेल्ट होकर के ब्रेक होना, ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है कि जितना ज्यादा फॉल्ट करंट का वैल्यू होगा ये उतनी जल्दी ब्रेक करेगा, है ना। जितना ज्यादा फॉल्ट करंट होगा ये उतनी जल्दी ब्रेक करेगा। इसको कहते हैं इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक मतलब, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जितना ज्यादा करंट होगा ये उतनी जल्दी ब्रेक होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट डेवलप होगा और उतनी जल्दी मेल्ट होगा। अगर 50 एम्पीयर करंट जाए तब इसको जितना टाइम लगेगा मेल्ट होने में, और 500 एम्पीयर करंट जाए तब इसको जितना टाइम लगेगा मेल्ट होने में, क्या दोनों सेम लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसमें 500 एम्पीयर वाले में हीट ज्यादा डेवलप होगा, जल्दी मेल्ट करेगा और जल्दी सर्किट को ब्रेक करेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्यूज का, वो है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जितना ज्यादा फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी उतना जल्दी फ्यूज मेल्ट होकर के आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब फ्यूज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्यूज का एलिमेंट। एक्चुअली फ्यूज जो आप लोग घर में किटकैट वाला लगाए होंगे या कोई भी टाइप का लगाए होंगे, तो उसमें एक इंसुलेटिंग पार्ट होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है वायर, तार,
जो कि आप 2 या 3 इस तरह से लपेटते हैं, उसको कहते हैं फ्यूज एलिमेंट, है ना। फ्यूज तो टोटल है, बट वो जो वायर वाला पार्ट है जो कि मेल्ट होगा वो क्या कहलाता है, फ्यूज एलिमेंट। अब उस फ्यूज एलिमेंट को लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए ताकि ब्रेक हो ना, हीट डेवलप हो तो ब्रेक हो। अब लो मेल्टिंग पॉइंट में कई सारे इसमें अच्छे ऑप्शंस आते हैं, जैसे टिन का ऑप्शन आता है, लीड का ऑप्शन आता है ना, जिंक का ऑप्शन आता है, ये सब अच्छा ऑप्शन आता है लो मेल्टिंग पॉइंट में, है ना। लेकिन ये जो टिन है, लीड है, जिंक है, ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट के जो ऑप्शंस है फ्यूज एलिमेंट के लिए, लो मेल्टिंग पॉइंट तो है, बट इनका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इनका जो रेजिस्टिविटी है ना, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो काफी ज्यादा है ना, इन कंपैरिजन टू कंडक्टर जैसे कॉपर है या एल्युमिनियम है, तो इनका जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या होगा कि रेजिस्टिविटी ज्यादा है, अब अगर आप कुछ लेंथ लेंगे वायर का, कुछ थिकनेस लेंगे, तो उसका कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होगा, है ना। और करंट तो नॉर्मल कंडीशन में भी जाना है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में भी ये तो कनेक्टेड रहता है सप्लाई में, तो यहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, समझ रहे बात। और वोल्टेज ड्रॉप कंटिन्यूअस वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा और लॉस भी होता रहेगा। तो इस तरह से अकेला इनको यूज करने से ये डिसएडवांटेज, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। वो कैसे करें, तो उसके लिए आपको थिकनेस थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, मोटा वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ड्रॉप का इशू नहीं रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट है तो अच्छा काम करेगा। लेकिन फिर मोटा लेने से क्या है कि हेवी हो जाएगा, वो बल्कि और हैंडलिंग का प्रॉब्लम, ये सब। इसलिए जनरली जो 15 एम्पेयर से नीचे तक, बिलो 15 एम्पेयर, अगर 15 एम्पेयर से नीचे की बात करें तो जो आपको में ज्यादातर कॉपर यूज होता है, कॉपर का हम लोग यूज करते हैं, और एक और कॉम्बिनेशन यूज करते हैं टिन लीड एलॉय, है ना। हाँ, तो टिन लीड एलॉय का यूज, जो मटेरियल आता है फ्यूज मटेरियल, वो टिन और लीड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 15 एम्पेयर से कम में कॉपर या ये भी यूज करते हैं, टिन लीड एलॉय। अब इसमें जो लीड का परसेंटेज होता है वो होता है 37%, एम आई करेक्ट। लीड का परसेंटेज 37% और टिन का परसेंटेज 63% होता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टिन लीड एलॉय को जब यूज करते हैं फ्यूज के रूप में, तो उसमें लीड का परसेंटेज है 37% और टिन का परसेंटेज है 63%। तो 15 एम्पेयर से कम में कॉपर को भी यूज करते हैं या टिन लीड एलॉय को भी यूज करते हैं एज ए फ्यूज एलिमेंट। और इस कॉम्बिनेशन यूज करने से फिर वो प्रॉब्लम ज्यादा बल्कि भी नहीं होता है और अच्छा मेल्टिंग पॉइंट भी मिल जाता है। इसके अलावा एक और कुछ चीजें और जो कि आपको इंपॉर्टेंट हैं इस फ्यूज में समझना, जो है एचआरसी फ्यूज जो आपके सिलेबस में है वो तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है। एक और जो चीज आती है वो आती है मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। एक और आता है रेटेड करंट। तो रेटेड करंट तो समझ रहे हैं आप, रेटेड करंट मतलब वो करंट जो कि 24 घंटे और 365 दिन फ्यूज से जाता रहे तो भी फ्यूज ब्लो नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, वो है रेटेड करंट ना, जो नॉर्मल करंट जिस पर कि उसको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। 5 एम्पेयर का फ्यूज आता है, 12 एम्पेयर का, इस तरह से। और जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है ये वो करंट है, आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, ये वो करंट है जिसपे कि आपका, ये मिनिमम वैल्यू है जिस पर कि आपका फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। मिनिमम फ्यूजिंग करंट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज विल मेल्ट। मिनिमम वैल्यू आरएमएस जिस पर कि फ्यूज मेल्ट कर जाएगा वो है मिनिमम फ्यूजिंग करंट। समझ में आ गया। अब ये जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है इसका फॉर्मूला भी है ना,
इसका एक फार्मूला भी है कि ये करंट कितना है, तो इसका फार्मूला है आई, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, आप समझ भी रहे होंगे कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मतलब कोई फ्यूज कितने करंट पे मेल्ट होगा, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, मटेरियल का लेंथ कितना है ना, और जो हम लोग कॉन्टेक्ट्स यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। तो इसका एक जनरल एक फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए वो है Kd⁵2 एम्पियर, Kd⁵2 एम्पियर। D क्या है? D है डाया ऑफ फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज एलिमेंट का डायामीटर, और K जो है एक कांस्टेंट है जो कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम यहां पर एक छोटा सा एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स का K कितना है। देखिए 3 के लिए जो K की वैल्यू है वो है 405.5, लीड के लिए 340.5, आयरन के लिए 777, एल्युमिनियम 1870, कॉपर 2530। अब आप जरा कंपेयर कीजिए कि अगर करंट की वैल्यू सेम है ना, अगर हमको कोई मटेरियल यूज करना है, एक तरफ हमको टिन यूज करना है और एक कॉपर यूज करना है, और हमको ऐसी इस तरह से उसका डायमेंशन वगैरह लेना है कि मान लीजिए 500 एम्पियर पे दोनों हमारा मिनिमम फ्यूजिंग करंट दोनों की कितनी हो जाए, 500 एम्पियर। अब K जो है टिन के लिए K है बहुत कम, तो 500 को पुराने के लिए D की वैल्यू कुछ लेगा, और कॉपर के लिए K की वैल्यू है काफी ज्यादा, उसके लिए भी D कुछ होगा, तो किसके केस में D ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये टिन के लिए ज्यादा होगा, तभी तो इसे मल्टीप्लाई करके ये 500 के बराबर होगा। और ये कॉपर जो कि ऑलरेडी K की वैल्यू 2530 है, तो उसके लिए डायमीटर हमको काफी कम लेना पड़ेगा। तो सेम फ्यूजिंग करंट के लिए जो हम टिन या लीड या आयरन या एल्युमिनियम यूज करेंगे, इनके कंपैरिजन में कॉपर का तार हमको पतला से ही काम चल जाएगा, तो हमारा जो फ्यूज का जो साइज है, जो वेट है, वो सब बचेगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपको अगर सेम फ्यूजिंग करंट है तो डी कॉपर इज वेरी वेरी लेस देन डी टिन या लीड या कोई भी, ठीक है। तो 15 एम्पेयर से कम में हम लोग जनरली इन सबों को यूज करते हैं, 15 एम्पेयर से हाई के लिए फिर हम HRC फ्यूज या अदर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको ये पता चल गया मिनिमम फ्यूजिंग करंट, और आपको ये पता रेटेड करंट पता चल गया। अब आइए इस फिगर पर देखिए, जब जैसा हम लोग फॉल्ट करंट का नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉल्ट करंट कैसा होता है, साइनोसॉइडली वैरी करता है। तो ये मान लीजिए कि टाइम है, ये वाई एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में करंट है, फॉल्ट करंट, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट करंट हुआ, फॉल्ट इंक्रीज हुआ, तो जैसा हमको पता है साइनोसॉइडली इंक्रीज होगा, तो ये साइनोसॉइडली ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर फ्यूज नहीं रहता या कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं रहता, कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं रहता, तो क्या होता, करंट इंक्रीज होकर के एक मैक्सिमम पे जाता, साइनोसॉइडली मैक्सिमम पे जाता और फिर डिक्रीज होता, जो ये कर्व है ना। तो अगर कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है तब जो करंट का कर्व बनता उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव करंट। अगर फ्यूज नहीं लगाए हैं तब जो फॉल्ट करंट का नेचर बनेगा, जैसा बनेगा, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव करंट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आईपी कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव करंट पीक, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने फ्यूज को यूज किया है, अगर हम फ्यूज को यूज कर रहे हैं तो जैसे ही करंट बढ़ना शुरू होगा हीट डेवलप होने लगेगा, और इससे पहले कि आईपी आए, प्रोस्पेक्टिव पीक आए, उससे पहले ही आपका जो फ्यूज है वो मेल्ट कर जाएगा किसी पार्टिकुलर करंट पर, और मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो जिस करंट पे फ्यूज मेल्ट हो जाएगा वो तो आपको पता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट है। यहां ये तो आरएमएस वैल्यू है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो है आपका आईसी, कट ऑफ करंट, इसको कहते हैं कट ऑफ करंट, जिस करंट की वैल्यू पर फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करंट ऐसे बढ़ता गया, आईसी पे आकर के फ्यूज मेल्ट हो गया, उसके बाद करंट फिर धीरे धीरे मतलब
थोड़ा आर्क बनेगा, यहाँ पर भी आर्क बनेगा, और फिर ये करंट जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर फ्यूज नहीं रहता तो प्रोस्पेक्टिव करंट, फ्यूज है तो करंट इंक्रीज होगा, आईसी पर आकर के फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, आर्क बनेगा, और फिर धीरे धीरे आर्क क्वेंच होगा, खत्म होगा, और करंट जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसमें करंट जब तक बढ़ रहा है उसको कहते हैं पीपीए, प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम, जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि फॉल्ट होने से लेकर के फ्यूज के मेल्ट होने तक का जो टाइम है, फॉल्ट हुआ और फ्यूज मेल्ट हुआ, ब्लो हुआ, उसका जो टाइम है उसको कहते हैं टीपीए, प्री आर्किंग टाइम। और फ्यूज मेल्ट हुआ और करंट जीरो हुआ, फ्यूज मेल्ट हुआ, करंट जीरो हुआ, इसके बीच का जो टाइम है इसको कहते हैं आर्किंग टाइम। ठीक है, तो टीपीए और टीए, तो टोटल, तो ये तो आप समझ गए, टोटल जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम वो होता है टीपीए प्लस टीए। टोटल ऑपरेटिंग टाइम होता है प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। तो ये एक कर्व बनता है इस तरह का फ्यूजिंग करंट, मतलब फ्यूज के केस में, और ये आप समझ रहे हैं कि टीपीए क्या है और टीए क्या है। ठीक है, इसके आगे का और भी चीज अभी देखते हैं। एक और जो फैक्टर है वो है फ्यूजिंग फैक्टर, जो कि रेशियो है मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का। अभी तक हमने ये देखा कि फ्यूज एलिमेंट में क्या यूज कर सकते हैं, किस तरह से क्या उसका है। उसके बाद हमने प्रोस्पेक्टिव करंट देखा, कट ऑफ करंट देखा, और मिनिमम फ्यूजिंग करंट देखा। ये वो आरएमएस वैल्यू है जिस पर कि आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, है ना। प्रोस्पेक्टिव करंट वो है जो कि अगर फ्यूज नहीं रहता तो जो करंट का कर्व बनता है। कट ऑफ करंट वो है जहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, जहां पर आपका फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, प्री आर्किंग टाइम, फॉल्ट होने से लेकर के फ्यूज के मेल्ट होने तक का जो टाइम लगता है वो है। फ्यूज मेल्ट हो गया और फाइनल करंट जीरो आने में जो टाइम लगता है वो है आर्किंग टाइम, और टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या है, उन दोनों का सम है। अब एक और फैक्टर है फ्यूजिंग फैक्टर, रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट, इन दोनों का रेशियो है। और ये वैल्यू चूंकि ज्यादा होती है इसलिए ये रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन जो टॉपिक आपको पढ़ना है एचआरसी फ्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछता है, जनरली देखते हैं रहता है। तो एचआरसी फ्यूज जो है, देखिए लार्ज करंट रेटिंग के लिए ये फ्यूज डिजाइन है कि लार्ज करंट को ये कैरी कर सके और एक लिमिट से ज्यादा हो तो मेल्ट कर जाए। अभी तक जो, या फिर आपके घर में जो नॉर्मल फ्यूज है वो है तो, लेकिन 15 एम्पियर से कम के लिए जनरली है। उसके एबव के लिए जब हम जाते हैं तो हमको एचआरसी फ्यूज का यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से है कि ये लार्ज करंट को कैरी कर सकता है एक लिमिट तक, और उससे एबव लिमिट होगा तो मेल्ट हो सकता है ना। तो आखिर इसमें क्या कारण है और क्यों ये लार्ज करंट को कैरी कर सकता है, तो इसका नाम ही है HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब जिसकी रप्चरिंग कैपेसिटी हाई। अब रप्चरिंग कैपेसिटी क्या है, तो रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब कि जितने पावर को ये पास कर सकता है। रप्चर मतलब होता है ब्रेक होना, खत्म होना। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि लार्ज पावर पे जाकर के ये ब्रेक होगा। लार्ज जब पावर इससे जाएगा तब ये रप्चर होगा, तब ये ब्रेक होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, 15 एम्पीयर से नीचे के जो फ्यूजेस हैं वो लो रप्चरिंग फ्यूजेस टाइप के हैं, है ना। ज्यादा पावर को कैरी नहीं कर सकते, ज्यादा पावर कैरी करेंगे मेल्ट हो जाएंगे। ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है, 15 एम्पीयर से ऊपर इसका यूज है। मोटर्स में, ब्रेकर्स में भी आपको मिल जाएगा, जनरेटर्स वगैरह में इनका आप देखेंगे अगर तो आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें आखिर ऐसा क्या है कि ये लार्ज करंट को कैरी कर सकता है, तो उसका मेन कारण है कि अगर हम इसका आपको कंस्ट्रक्शन बताएं तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। एक सिलिंड्रिकल, ये जो आप देख रहे हैं सिरामिक बॉडी, ये सिलिंड्रिकल होता है ना। सिरामिक बॉडी मेरे पास है नहीं, हम इसको यूज किए बट अभी मेरे पास नहीं है तो आपको दिखाते। ये आप
नेट वगैरह पे देख सकते हैं फिगर, ये सिलिंड्रिकल होता है बीच वाला, सिरामिक का, पोर्सिलिन का या एपॉक्सी रेजिन का भी अब आ रहा है। तो वैसे आपको ये सिरामिक का होगा और उसके सेंटर में ये जो है ये कंडक्टर पार्ट है, फ्यूज एलिमेंट कह सकते हैं आप, जो आपको रेड से दिख रहा है बीच में फ्यूज एलिमेंट। लेकिन आउटर बॉडी और इस फ्यूज एलिमेंट के बीच में है ना, ये जो आप देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, यही मेन कारण है इसके लार्ज करंट को कैरी करने का या हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होने का। ये क्या है? ये है प्योर क्वार्ट्ज पाउडर। ये क्या करता है कि कोई भी फ्यूज एलिमेंट लार्ज करंट क्यों नहीं कैरी कर सकता है? क्योंकि जब उससे लार्ज करंट होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो फ्यूज एलिमेंट आप देख रहे हैं बीच का, ये किस मटेरियल का है क्या वो सब पढ़ेंगे, बट ये जो फ्यूज एलिमेंट है इसके चारों तरफ ये पाउडर है। तो होता क्या है कि जब इस फ्यूज एलिमेंट से लार्ज करंट पास करता है ना, तो ये अपनी हीट को, जो भी हीट इसमें जनरेट हो रहा है, उस हीट को ट्रांसफर करता है इस पाउडर को। मतलब ये पाउडर उसके हीट को एब्जॉर्ब करते रहता है ना, और एब्जॉर्ब करके वातावरण में रेडिएट करते रहता है। इसलिए लार्ज करंट पे भी ये आपका फ्यूज एलिमेंट मेल्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये इसके चारों तरफ जो पाउडर है ये इसको कूल किया जाता है, जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ रेडिएट हो गया। हीट इतना जो लिमिट होगी, जो इसकी रेटिंग होगी, उतना तक करंट अगर है तब तक ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि उतने लेवल के हीट डेवलपमेंट में जो आपका चारों तरफ जो पाउडर है वो इसको कूल किए रहेगा, ठंडा किए रहेगा, है ना। तो ये जो क्वार्ट्ज पाउडर है, इट एक्ट्स एज अ हीट एब्जॉर्बर एंड डज नॉट अलाउ द फ्यूज एलिमेंट टू मेल्ट इजीली। आसानी से मेल्ट होने नहीं देता है। समझ आ गई बात? प्योर क्वार्ट्ज पाउडर, ठीक है। तो ये बाहर वाला पार्ट सिरामिक है, जो कि इंसुलेशन, जिसको हम लोग जनरली पकड़ते हैं, इसी को पकड़ के कहीं इसको, ये जो आप देख रहे हैं ये फिक्स करने वाला है ना, जैसे कि ऐसा स्लॉट बना रहेगा, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरफ एक स्लॉट बना रहेगा, इस तरफ एक स्लॉट बना रहेगा, इसमें जाकर के इसको फंसाते हैं। एक्चुअली अगर आप इसको फ्रंट व्यू देखें इसका, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह होता है, ये कुछ इस तरह होता है। तो इसको निकाल के हम लोग इसमें फंसाते हैं, तो एक इसमें लग जाता है, एक इसमें लग जाता है, ठीक है। अब और यहाँ पे ब्रास कैप टाइप का जो अभी हम लोग देखेंगे वो ये है। तो ये पूरा आपको पोर्सिलिन का आउटर पार्ट है, बीच में फ्यूज एलिमेंट है और उन दोनों के बीच में पाउडर भरा हुआ है। अब इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रास एंड कैप, कंडक्टर है ना, एक तरह से ब्रास एंड कैप। देखिए ये जो फ्यूज एलिमेंट है इसमें क्या है, यहाँ ये सिल्वर पार्ट है, फिर ये टिन का पार्ट है, TIN टिन, फिर ये सिल्वर है, फिर ये टिन है, फिर ये सिल्वर है। इसको कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, दो तरह के मेटल का कॉम्बिनेशन। इसका कारण क्या है वो हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फिर इस ब्रास एंड कैप को देखेंगे। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, देखिए अगर हम चाहते तो यहां पे एक सिंगल मेटल भी रख सकते हैं, जैसे हम लोग अपना फ्यूज लगाते हैं तो कॉपर का वायर रखते हैं, तो एक सिंगल मेटल भी रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब अगर हम एक सिंगल मेटल रखें इस तरह से, है ना, और चारों तरफ क्वार्ट्ज पाउडर रख दें, तो होता क्या है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन से हम दिखाना चाहें, तो जब ये मेल्ट करता है ना, जब लार्ज करंट पर जब ये मेल्ट करेगा तो ये ड्रॉप्स के रूप में बन जाएगा इस तरह से, कई जगह से ब्रेक होगा इस तरह से, और ये ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होता है ना, इसके मेटल के ड्रॉप्स बन जाते हैं। और होता ये है कि जब फॉल्ट हुआ, लार्ज करंट फ्लो किया, ब्रेक हुआ, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, और हर एक ड्रॉप के बीच में आर्क बन जाता है ना, हर एक ड्रॉप के बीच में आर्क बन जाता है और करंट कंटिन्यू
रह सकता है। बात समझ में आ रही है? मेल्ट जब होगा तो ये क्वार्ट्ज पाउडर के बीच में रखा हुआ है तो ड्रॉपलेट्स में मेल्ट होगा, ड्रॉप्स 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 बन जाएंगे और उनके बीच में आर्क बन सकता है और करंट कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए यहाँ पे यूज किया जाता है ये बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप इसलिए क्योंकि ये जो टिन है इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में काफी कम है। टिन का जलिए 230 डिग्री सेल्सियस करीब मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये जो आपको जो सिल्वर है उससे कंपैरिजन में कम है, तो क्या होगा कि ये पहले मेल्ट कर जाएगा, है ना। जब लार्ज करंट फ्लो करेगा तो ये पहले मेल्ट कर जाएगा और उसके हीट से, है ना, ये पहले मेल्ट कर जाएगा, उस तो हीट डेवलप होगा, आर्क बनने का प्रयास करेगा, है ना। तो पहले चूंकि ये मेल्ट कर गया तो यहां पे आर्क तो बना, लेकिन इसमें क्या होता है, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि जब ये मेल्ट कर जाता है तब यहां पहले टिन मेल्ट कर जाएगा, सिल्वर के मेल्ट करने से पहले ये मेल्ट कर गया, यहां पे गैप बन गया, यहां पे एक आर्क बनने का प्रयास चल रहा है। अब क्या होता है कि ये आर्क और जो क्वार्ट्ज पाउडर है चारों तरफ, ये आर्क बनता है, धीरे धीरे ये मेटल भी हीट से मेल्ट होना, एवापोरेट होना शुरू करता है और उसका रिएक्शन जब इस क्वार्ट्ज के साथ होता है तो एक इस दोनों कांटेक्ट के बीच में इंसुलेशन डेवलप होता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्वार्ट्ज पाउडर और ये जो टिन पहले मेल्ट हो गया, अच्छा खासा गैप भी यहां बन गया, अब इसमें जो हीट डेवलप हुआ उसके कारण जो क्वार्ट्ज और उसका जो रिएक्शन हुआ उससे इसके बीच में इंसुलेशन डेवलप करता है ना, जिससे कि करंट पास नहीं होने देता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि टिन है बीच में तो टिन पहले मेल्ट कर गया, है ना, तो टिन मेल्ट कर चुका है, उसके बाद यहां पर अगर आर्क बनता है तो उसके और इस क्वार्ट्ज के केमिकल रिएक्शन से बीच में इंसुलेशन डेवलप होता है जो कि करंट को कंटिन्यू नहीं करता है। दूसरे शब्दों में ये भी आप समझ सकते हैं कि चूंकि टिन यहां पर है तो गैप इतना ज्यादा है आर्क का कि आर्क उतना स्ट्रांग नहीं होगा, फिर अगल बगल का जो पाउडर है वो उसको ठंडा भी कर देगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको कूल कर देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई जगह पे ब्रेक हुआ, है ना, और कई जगह पे ब्रेक हुआ, थोड़ा ब्रेक हुआ, तो आर्क चूंकि ज्यादा क्लोज, मतलब ज्यादा गैप नहीं है ना, तो ज्यादा गैप नहीं है तो आर्क स्ट्रॉन्ग आर्क बना रह जाएगा, तो करंट कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे टिन है, ये पहले मेल्ट हो गया तो यहाँ पे, और चूंकि टिन का पार्ट भी ज्यादा है तो यहाँ पे आर्क का लेंथ ज्यादा नहीं हो पाया, अब उसको चारों तरफ प्योर क्वार्ट्ज जो है क्वेंच कर देते हैं। हालांकि ये भी स्टेटमेंट आता है कि इसके और क्वार्ट्ज, ये जो आर्क के कारण आर्क और क्वार्ट्ज के बीच का जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे बीच का इंसुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज के आने के कारण क्वार्ट्ज इस आर्क को क्वेंच कर दिया, ठंडा कर दिया, और इसके कारण क्वार्ट्ज बीच में आ गया तो इंसुलेशन स्ट्रेंथ बढ़ गया। कुछ भी स्टेटमेंट दे, बट ये है कि इसके कंपैरिजन में, सिंगल एलिमेंट के कंपैरिजन में ये जो बायोमेटेलिक वाला जो केस है ये ज्यादा बेटर है ना, और नो चांस ऑफ रीस्ट्राइकिंग या इस तरह से, क्योंकि टिन मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो आर्क है उसको ये आपका क्वार्ट्ज पाउडर क्वेंच कर देगा और इसके बीच में क्वार्ट्ज पाउडर आ जाएगा जिसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो रीस्ट्राइकिंग ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको जो फ्यूज एलिमेंट है ये इंटरनली अंदर ये कनेक्ट हुआ किससे, ब्रास कैप से, है ना, अंदर में ये इस ब्रास मेटल कैप, इंड कैप, ये मेटल का, पीतल का है, इससे ये अंदर कनेक्टेड है, और फिर बाहर में ये कनेक्शन है एल्युमिनियम का, जनरली ये कांटेक्ट प्लेट जो है एल्युमिनियम का जनरली होता है और इसी को हम लोग फंसाते हैं इसमें जहां पर भी इसको लगाना होता है। ठीक है, तो एचआरसी फ्यूज का मेन जो दो पॉइंट है मेन, एक तो क्वार्ट्ज पाउडर और दूसरा सिल्वर के स्ट्रिप्स, जो यहाँ लिखे हैं सिल्वर स्ट्रिप पार्ट ऑफ फ्यूज एलिमेंट, सिल्वर के स्ट्रिप्स और उनके बीच में टिन का प्रेजेंस। कंटिन्यूअस सिल्वर में कोई कंटिन्यूअस सिल्वर होगा तो ये प्रॉब्लम है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्रेक करेगा, आर्क कंटिन्यू हो जाएगा।
थिन होगा, ज्यादा लंबा आर्क बनेगा, उसको क्वार्ट्ज क्वेंच करेगा, है ना, और यहाँ इंसुलेशन बन जाएगा। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं और इस तरह से इसका पूरा का पूरा वर्किंग है HRC फ्यूज का। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, है ना, मेंटेनेंस नहीं है और काफी लॉन्ग लाइफ है, इस तरह से है। तो कई सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आपको नोट्स में चले जाएंगे, छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट भी कम है इस तरह से। और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये जो कॉन्टेक्ट ब्लेड्स हैं इसमें बहुत जल्द जो है आपका करंट पास करते करते थोड़ा इस पे खुरदुरापन आ जाता है, तो उसको फिर हम लोग क्लीन वगैरह कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये यूज एंड थ्रो है, एक बार अगर ये ब्रेक कर गया तो ये हो जाएगा। तो इसको चेक कैसे करते हैं कि खराब हुआ कि नहीं, तो बस मल्टीमीटर और कंटिन्यूटी टेस्टर पे लगाएंगे, एक प्रोब यहाँ लगाएंगे, दूसरा प्रोब यहाँ लगाएंगे, जो चिमटा होता है, एक यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ लगाएंगे। अगर ये कंटिन्यूटी, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ होगा तो मल्टीमीटर आपका टोटो टोटो जो साउंड करता है वो करने लगेगा, और अगर साउंड नहीं कर रहा है इसका मतलब बीच का जो पार्ट है वो ब्रेक कर गया, फिर कोई उपाय नहीं, इसको आप यूज एंड थ्रो टाइप का है, ठीक है। तो ये आपका HRC फ्यूज है, इसका नोट्स आपको चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCB और MCCB को देख करके इस यूनिट को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।